एनिमनी चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। तो आज है 3 अप्रैल। तो आज के करंट अफेयर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उससे पहले हम देखेंगे आज के दिन का महत्व। तो आज के दिन का जो महत्व है वो देखते हैं। तो आज है 3 अप्रैल। तो राष्ट्रीय इंद्रधनुष खोज दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। विश्व पार्टी दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय ट्वीट दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है और राष्ट्रीय फिल्म और स्कोर दिवस आज ही के दिन मनाया जाता है। तो चलिए प्रश्न उत्तर की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज वर्ष 2024 में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी रिपोर्ट, इंडिया सोशल सिक्योरिटी कवरेज हैज़ इंक्रीज टू व्हाट परसेंटेज इन 2024? ए 44.8, बी 45.8, सी 46.8 या डी 47.8। तो सही उत्तर जो है वो है ए 48.8। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट WSPR 2024-26 के अनुसार भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2021 में 24.24% से बढ़कर 48.8% हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की विश्व सामाजिक सुरक्षा रिपोर्ट WSPR 2024-26 में भारत के सामाजिक सुरक्षा कवरेज में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पिक्चर में भी देख सकते हैं 24.4 से 2 गुना बढ़कर 48.8% हो चुकी है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को भौगोलिक संकेत GI टैग का दर्जा मिला है? रिसेंटली द फेमस सौदागर ब्लॉक प्रिंट ऑफ विच प्लेस ऑफ रिसीव द GI टैग? ए सूरत, बी गांधीनगर, सी वडोदरा, डी अहमदाबाद। सही उत्तर है डी अहमदाबाद। पिक्चर में देख सकते हैं ये ब्लॉक प्रिंट है, इसी को करके कारीगर ये करते हैं। ब्लॉक प्रिंट हाथों से होती है, ये हस्तकला है और बहुत मान्यता भी प्राप्त है इस चीज़ को और अब ये GI टैग में भी आ चुकी है। अहमदाबाद के जमालपुर के कारीगरों द्वारा तैयार किए गए प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को इनकी अनूठी शिल्पकला के लिए भौगोलिक संकेत GI टैग मिला है। यह कला कपड़े के पर हाथ से बनाई जाती है। ब्लॉक प्रिंट का इस्तेमाल कुर्ती, चुनरी, कुर्ता, धोती, पगड़ी और शॉल में भी किया जाता है। The famous Sodagari block print created by the artisan of Jamalpur in Ahmedabad has received the geographical indication tag for its unique craftsmanship. This art is made by hand on the fabric. Block print are used in kurtis, chunri, kurta, dhoti, pagdi and shawl. तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार में कितनी राशि से अधिक की विकास परियोजना का अनावरण किया है? रिसेंटली यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन हाउ मच इन बिहार? ए 500 करोड़, बी 600 करोड़, सी 700 करोड़, डी 800 करोड़। जो सही उत्तर है वो है डी 800 करोड़। तो होम मिनिस्टर अमित शाह इनोग्रेटेड 800 करोड़ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन बिहार। केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने आज बिहार के पटना के केंद्र में सरकार और राज्य सरकार की 800 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण और एवं शिलान्यास किया। यूनियन होम मिनिस्टर एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर श्री अमित शाह टुडे इनोग्रेटेड एंड laid the foundation stone of various schemes of the central government and state government worth more than 800 crore in पटना, बिहार। चौथा क्वेश्चन है, वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन ने वर्ष 2024 में कितने वर्ष पूरे कर लिए हैं? द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल हैज़ कंप्लीट हाउ मैनी ईयर इन 2025? ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल या डी 6 साल। तो सही उत्तर है सी 5 साल।
5 ईयर ऑफ नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। वस्त्र मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन वर्ष 2025 में अपने 5 वर्ष को पूरा कर चुका है। 2020 में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 1480 करोड़ रुपए के बजट के साथ राष्ट्रीय तकनीकी कपड़ा मिशन की स्थापना की है। द नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन लॉन्च्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल इज completed its 5 year in the year 2025. In 2020, the Cabinet Committee on Economic Affairs set up a national technical textile mission with a budget of 1480 crore rupees. पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव मनाया जाता है? इन विच स्टेट वॉज द सरहुल फेस्टिवल रिसेंटली सेलिब्रेट? ए झारखंड, बी बिहार, सी छत्तीसगढ़, डी वेस्ट बंगाल। तो इसका जो सही उत्तर है वो है झारखंड। ये सरहुल का महोत्सव है, ये झारखंड राज्य में मनाया जाता है। तो मौके पर जब जिप अध्यक्ष वीना चौधरी ने कहा कि सरहुल केवल एक पर्व ही नहीं बल्कि झारखंड की गौरवशाली प्रगति धरोहर है। ऑन द ओकेशन जिला परिषद वाइस प्रेसिडेंट वीना चौधरी सेड द सरहुल इज नॉट ओनली अ फेस्टिवल बट ऑल्सो इज ग्लोरियस नेचुरल हेरिटेज ऑफ झारखंड। छठा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तारीख को उड़ीसा स्थापना दिवस मनाया जाता है? ऑन विच डेट इज ओडिशा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट? ए 30 मार्च, बी 31 मार्च, सी 1 मार्च अप्रैल या डी 2 अप्रैल। तो जो सही उत्तर है वो है 1 अप्रैल को, मतलब अप्रैल फूल वाले दिन। हैप्पी ओडिशा दिवस जो है वो 1 अप्रैल वाले दिन मनाया जाता है। उत्कल दिवस, जिसे उड़ीसा दिवस या विश्व मिलन के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ये दिवस 1936 में उड़ीसा राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है। उत्कल दिवस, ऑल्सो नोन एज उड़ीसा डे और विश्व मिलन, is celebrated every year on April 1st. The day commemorates the formation of the state of Odisha in 1936. सातवां क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा महाराष्ट्र के किस शहर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर के शिलान्यास किया गया? Recently, in which city of Maharashtra did PM Narendra Modi lay the foundation stone of Madhav Netralaya Premium Center? ए मुंबई, बी गोवा, सी नागपुर या डी गुजरात। सही उत्तर जो है वो है सी नागपुर में। पीएम श्री नरेंद्र मोदी ले फाउंडेशन स्टोन माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इन नागपुर, महाराष्ट्र। प्रधानमंत्री ने आज महाराष्ट्र के नागपुर में माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर की नींव रखी। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के महत्व को प्रकाश डाला एवं पवित्र नवरात्रि उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश भर में आज गुड़ी पड़वा, उगादी और नवरेह जैसे त्यौहार भी मनाए जा रहे हैं। द प्राइम मिनिस्टर टुडे लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ माधव नेत्रालय प्रीमियम सेंटर इन नागपुर, महाराष्ट्र। एड्रेसिंग द गैदरिंग ही highlighting the signification of Chaitra Shukla Pratipada, it marked to being the holy Navratri festival. He said festival like Gudi Parva, Ugadi and Navresh are being celebrated across the country today. हाल ही में किसने वर्ष 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम घोषित की है? Who has recently announced the theme of International Yoga Day 2025? ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बी वित्त मंत्री सीतारमण, सी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या डी गृह मंत्री अमित शाह। तो जो इसका सही उत्तर है वो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो योगा फॉर द वन अर्थ वन हेल्थ इज द थीम। पीएम मोदी अनाउंस द थीम फॉर 2025 इंटरनेशनल डे ऑफ योगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात संबोधित में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस IDY 2025 की थीम योग फॉर वुमेन अर्थ वन हेल्थ घोषित की। उन्होंने योग को वैश्विक स्वास्थ्य और कल्याण का महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए लोगों से इसे अपने दैनिक जीवन में अपनाने की अपील की है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2025 एज योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ in his Mann Ki Baat address describing yoga as an important part of global health and well-being. He appealed to people to adopt in their daily lives. हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंत्योदय गृह योजना की शुरुआत की है? Which state government has recently launched a अंत्योदय
गृह योजना। ए झारखंड सरकार, बी गुजरात या सी वेस्ट बंगाल या डी ओडिशा। तो जो सही उत्तर है वो है डी ओडिशा सरकार ने। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, भुवनेश्वर उड़ीसा के मुख्यमंत्री चरण मांझी ने रविवार को कलाहांडी जिले के भवानीपट्टनम में राज्य सरकार की एक प्रमुख आवास योजना अंत्योदय गृह योजना AGJ की शुरुआत की है। उड़ीसा सीएम मोहन चरण मांझी, भुवनेश्वर, उड़ीसा चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी on Sunday launched Aditya Grah Yojana, a flagship housing scheme of state government at Bhawanipatna in Kalahandi district। 10वां क्वेश्चन है, हाल ही में तेलंगाना ने कितनी जल विद्युत परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश के साथ समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है। तो रिसेंटली न्यूज़ आई है कि हिमाचल प्रदेश में जो पार्वती दूसरा प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो चुका हुआ है, उसका इनॉग्रेशन हो चुका हुआ है। तो जो 800 मेगावाट के हिसाब से, लेकिन उसको 200 में कन्वर्ट किया जाएगा, उसी से इस चीज़ का MOU हस्ताक्षर हुए हैं। Recently, Telangana signed an MOU with Himachal Pradesh for how many hydropower project? A1, B2, C3, D4। तो जिसका सही उत्तर है वो है 2। तेलंगाना की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता को मजबूत करने की दिशा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तेलंगाना सरकार की तेलंगाना जैनको ने तेलंगाना को बिजली आपूर्ति के लिए 2 प्रमुख जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। टेकिंग अ सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स स्ट्रेंथनिंग एंड रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल ऑफ तेलंगाना जैनको ऑफ द गवर्नमेंट तेलंगाना हैज साइंड ऑफ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द गवर्नमेंट ऑफ Himachal Pradesh for development of 2 major hydropower projects for supplying power of Telangana। 11वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया जाता है। ऑन विच डेट वॉज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे रिसेंटली सेलिब्रेट। A 29 मार्च, B 30 मार्च, C 31 मार्च या D 1 अप्रैल। तो सही उत्तर जो है वो है B 30 मार्च को जीरो वेस्ट डे। 14 दिसंबर 2022 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 70वें सत्र में 30 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस के रूप में घोषित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया, जिसे हर साल मनाया जाएगा। ऑन 14 दिसंबर 2022 द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इस 75th सेशन पास्ड ऑफ रेजोल्यूशन टू डिक्लेयर 30 मार्च एज इंटरनेशनल जीरो वेस्ट डे टू बी ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 12वां क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ सोरेक्स इंडिया 2025 का उद्घाटन हुआ। वेयर वॉज सोरेक्स इंडिया 2025 रिसेंटली इनॉग्रेट। ए पंजाब, बी हरियाणा, सी न्यू दिल्ली और डी हिमाचल प्रदेश। तो सही उत्तर है दिल्ली, न्यू दिल्ली में। तो ये 3rd एडिशन था जो आप पिक्चर में देख सकते हैं। प्रमोटिंग इंडिया ब्रांड ग्लोबली, एग्जीबिशन ऑफ रिजर्वर बायर सेलर मीट 26 to 28 मार्च, ये यश भूमि न्यू दिल्ली में हुआ। फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग के आयोजित सोर्सेक्स इंडिया 2025 के 30वें संस्करण का उद्घाटन 26 मार्च 2025 को यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में किया गया। इस कार्यक्रम का आधिकारिक उद्घाटन भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक श्री संतोष कुमार सारंगी जी ने किया। The 3rd edition of SourceX India 2025 organized by Federation of Indian Export Organization in collaboration with Ministry of Commerce and Industry. Government of India has inaugurated on March 26 to 2025 at Yashobhumi Convention Center, New Delhi. The event was officially inaugurated by Shri Santosh Kumar Sarangi, Director General of Foreign Trade, Government of India। 13वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल संरक्षण अभियान 2025 के तहत भागीरथ ऐप लॉन्च किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड बी भागीरथ ऐप अंडर द वाटर कंजर्वेशन कैंपेन 2025। ए जम्मू कश्मीर, बी उत्तराखंड, सी हिमाचल या डी अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर है इसका बी उत्तराखंड सरकार द्वारा। उत्तराखंड में जल संरक्षण अभियान 2025 की शुरुआत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की। भागीरथ मोबाइल ऐप का लोकार्पण पर लोगों को सूखते जल स्रोत की जानकारी साझा करने की अपील की है। यह अभियान जल स्रोतों के संरक्षण और जन सहभागिता को प्रेरित करेगा।
चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी स्टार्ट वाटर कंजर्वेशन कैंपेन 2025 in Uttarakhand by launching by Bhagirathi mobile app. People have been appealed to share information about drying water source. The campaign will inspire public participation in the conservation of water resource. हाल ही में भारत रूस से द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? Recently, where was the 14th edition of the India-Russia bilateral naval exercise Indra held? A. चेन्नई, B. मदुराई, C. त्रिवंतपुरम या D. तेलंगाना। तो सही उत्तर जो है वो है A. चेन्नई में। भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक चेन्नई के तट पर आयोजित किया जाएगा। ये अभ्यास भारत और रूस के बीच समुद्री साझेदारी की मील का पत्थर साबित होगा। The 14th edition of the India-Russia bilateral naval exercise Indra will be held off the coast of Chennai from 28 March to 2 April 2025. This exercise will approve the milestone in the maritime partnership between India and Russia. 15वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय कर्मचारी के महंगाई भत्ते डीए में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? Recently, what percentage of the dearness allowance of central employees has been increased? A 1%, B 2%, C 3% या D 4%। सही उत्तर जो है वो है 2%। ये बढ़ोतरी 7th पे कमीशन के तहत की गई है। आखिरी बार बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दिया गया था। अब 2% की बढ़ोतरी हो की गई है, जिसके बाद कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 2% की और महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा। ये बढ़ोतरी 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। The increase has been made under the 7th Pay Commission. The last increase was in July 24, when dearness allowance was increased from 50% to 53%. Now, an increase of 2% has been made, after which the addition 2% dearness allowance will be added to the basic salary of the employee. This increase will be considered effective from January 1st to 25th. हाल ही में किस राज्य सरकार ने 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान शुरू किया? Which state government has recently launched a 4-day स्कूल चले हम कैंपेन? A मध्य प्रदेश, B गुजरात, C पंजाब, D उत्तराखंड। सही उत्तर जो है वो है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 1 अप्रैल 2025 को भोपाल में 4 दिवसीय स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत की। राज्य के सभी सीएम राइज स्कूलों का नाम बदलकर महर्षि संदीपनी विद्यालय कर दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए शिक्षा पोर्टल 3.0 लॉन्च किया गया है। यह अभियान 1 से 4 अप्रैल 2025 तक चलेगा, जिसका उद्देश्य नामांकन, प्रतिधारण और समय पर पाठ्यपुस्तक वितरण में सुधार करना है। 5.6 करोड़ पाठ्यपुस्तक कक्षा 1 से 12वीं और 1.02 करोड़ फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी वर्कबुक और 26 लाख ब्रिज क्रॉस की किताबें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। 17वां क्वेश्चन है, INSV तारणी द्वारा किए गए वैश्विक जल यात्रा अभियान का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ग्लोबल सर्कमनेविगेशन एक्सपेडिशन अंडरटेकिंग बाय INSV तारणी? A नाविका सागर परिक्रमा द्वितीय, B महासागर योजना मिशन, C समुद्री यात्रा अभियान या D उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो सही जो उत्तर है वो है नाविका सागर परिक्रमा। भारतीय नौसेना का नौयान पोत आवरणी नाविका सागर परिक्रमा वैश्विक जल यात्रा के अपने अंतिम अंतर्राष्ट्रीय पड़ाव पर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन पहुंचा। INSV तारणी 56 फुट लंबा स्वदेशी रूप में से निर्मित नौकायान पोत है, जिससे फरवरी 2017 में भारतीय नौसेना द्वारा कमीशन किया गया था। इसके मेक इन इंडिया पहल के तहत गोवा में एक्सवेरियस शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा बनाया गया था। इसमें उन्नत नेविगेशन, सैटेलाइट संचार और चरम स्थितियों के लिए आपातकालीन स्टीयरिंग है। इसका नाम उड़ीसा में तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर के नाम पर रखा गया है, जिसे नाविक ऐतिहासिक रूप से पूजते हैं। अभियान 2 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ, जिसमें 8 महीनों में 3 महासागरों और 3 प्रमुख कैप में 23,400 समुद्री मील की दूरी तय की गई। 18वां क्वेश्चन है, किस देश में अप्रैल 2025 में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नया सैन्य अभ्यास शुरू किया गया?
Which country has launched a new military drill named Straight Thunder 2025? A in April 2025. ए जापान, बी दक्षिण कोरिया, सी चीन या डी भारत। तो सही उत्तर जो है वो है सी चीन। चाइना लॉन्च स्ट्रेट थंडर ड्रिल इन ताइवान स्ट्रेट। चीन ने ताइवान जल डमरू मध्य से दक्षिण भागों में स्ट्रेट थंडर 2025 ए नामक एक नए सैन्य अभ्यास शुरू किया। जल डमरू मध्य दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाला एक संकीर्ण जल निकाय है। ताइवान जल डमरू मध्य, जिसे ब्लैक डिच भी कहा जाता है, को 16वीं शताब्दी के अंत में पुर्तगाली नाविकों द्वारा फॉर्मोसा सुंदर नाम दिया गया था। यह चीन के फुकियन प्रांत और ताइवान के बीच स्थित है, जो दक्षिण चीन सागर और पूर्वी चीन सागर को जोड़ता है। यह जल डमरू मध्य एक प्रमुख वैश्विक शिपिंग मार्ग है, जहां से दुनिया के 44% कंटेनर बड़े बेड़े गुजरते हैं। मेडियन लाइन या डेविस लाइन इसके माध्यम से गुजरती है, लेकिन चीन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है। 19वां क्वेश्चन है, विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 के किस अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अनुरूप है? Which international agreement is the protection of interest in aircraft object bill 2025 aligning with? जलवायु परिवर्तन पर पेरिस समझौता, बी केपटाउन कन्वेंशन, सी जिनेवा कन्वेंशन या डी क्योटो प्रोटोकॉल। सही उत्तर जो है वो है बी केपटाउन कन्वेंशन। The Protection of Interest in Aircraft Object Bill 2025 Implication for Aviation Finance। राज्यसभा में विमान पट्टे पर अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को लागू करने के लिए विमान वस्तुओं में हितों का संरक्षण विधेयक 2025 का पारित किया। ये मोबाइल उपकरणों में अंतर्राष्ट्रीय हितों पर कन्वेंशन, केप टाउन कन्वेंशन 2001 और विमान उपकरणों पर इसके प्रोटोकॉल के अनुरूप है। भारत ने 2008 में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। ये विधेयक विमान, हेलीकॉप्टर और इंजनों पर आधारित अधिकार सुरक्षित करता है, जिससे कानूनी स्पष्टता सुनिश्चित होती है। यह केंद्र सरकार को नियम बनाने के अधिकार देता है और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय को विमान पंजीकरण और पंजीकरण रद्द करने के लिए रजिस्ट्री प्राधिकरण के रूप में नामित करता है, जो स्पष्ट कानूनी दिशा निर्देशों के तहत ऋणदाताओं और विमानन हितधारकों की रक्षा करता है। 20वां क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रही 9K-33 ओसा AK किस प्रकार की मिसाइल प्रणाली है? What kind of missile system is a 9K-33 ओसा AK that was recently seen in news? लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल, बी एंटी टैंक गाइड मिसाइल, सी कम दूरी की सामरिक तहत से हवा में मार करने वाली मिसाइल या डी हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो जो सही उत्तर है वो है सी, छोटी दूरी की सामरिक तहत से हवा में मारकर करने वाली मिसाइल। पिक्चर में देख सकते हैं 9K-33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम। व्हाइट टाइगर डिवीज़न के भारतीय सेना की वायु रक्षा योद्धाओं ने 9K-33 ओसा AK मिसाइल सिस्टम का उपयोग करके लाइव मिसाइल फायरिंग अभ्यास में अपने प्रचालन कौशल का प्रदर्शन किया। 9K-33 ओसा AK एक रूसी निर्मित अत्यधिक मोबाइल, कम ऊंचाई, कम दूरी और सामरिक सतह से हवा में रक्षा मिसाइल प्रणाली है। इसे 1960 के दशक में विकसित किया गया था और 1972 में सोवियत संघ द्वारा तैनात कर दिया गया था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन NATO ने इसे SA-8 कैको के रूप में नामित किया है। मिसाइल प्रणाली की लंबाई 9.1 मीटर, चौड़ाई 2.78 मीटर है और इसका वजन 18 टन तक है। यह हवाई खतरों की स्वतंत्र पता लगाने, ट्रैकिंग और संलग्न करने के लिए ट्रांसपोर्ट, इरेक्टर, लॉन्चर और रडार को एकीकृत करता है। इसी तरह हमारे 3 अप्रैल के 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं और अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह हमारा एनीमनी चैनल देखते रहिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिस तक हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और इसी तरह एनीमनी चैनल को देखते रहिए, अपना प्यार और स्नेह देते रहिए और आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।